वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिफ। नाज़रीन, हमारे पाकिस्तान में बिजली और गैस के गर्दिशी कर्ज़ों पे मुसलसल इजाफा बढ़ता चला जा रहा है। इन कर्ज़ों से हमारी मईशत पे क्या जो है असर आ रहा है, और प्लस आज अपने प्रोग्राम में हम जानेंगे कि गर्दिशी कर्ज़े हैं क्या, ये किस तरीके से आवाम पे असर कर रहे हैं और इससे हमारे बिलों पे क्या असर आएगा, ये सब्सिडी है, ये क्या है। बहुत से लोग इस चीज़ को समझते हैं और कुछ लोग हमारे नहीं समझते। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर अली फारूक मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। पाकिस्तान में गैस और बिजली के गर्दिशी कर्जे 5,000 अरब से तजावज़ कर चुके हैं, जो गुज़श्ता साल 3,500 अरब रुपए थे। पाकिस्तान में सिर्फ गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे तकरीबन 3,400 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं, जबकि बिजली के गर्दिशी कर्जे तकरीबन 1,600 या 1,700 अरब तक पहुंच चुके हैं। हुकूमत की जानिब से गैस पर 5 रुपए लेवी आयद करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है, जबकि सरकारी कंपनियों के डिविडेंड्स के जरिए भी गर्दिशी कर्जों को कम करने का प्लान भी IMF के सामने रखा गया है। गर्दिशी कर्जों में कमी के दावे के बावजूद जुलाई 2025 से जून 2026 तक पावर सेक्टर के गर्दिश कर्जे में तकरीबन 250 अरब रुपए से जायद का इजाफा हुआ है। जून 2025 तक पावर सेक्टर के गर्दिश कर्जों का हुजम 1,614 अरब था। पाकिस्तान में गर्दिशी कर्जों में कमी लाने के लिए नए माली साल में बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे का खदशा है। क्या नए माली साल में मुल्क के गर्दिशी कर्जों में मजीद इजाफा हो सकता है? इसका फैसला आने वाला वक्त ही करेगा। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हमारे बड़े मौजूद मेहमान ज़की एजाज, चेयरमैन FPCCI हैं लाहौर रीजन। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी आपका। ज़की साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो हुकूमत ने अभी एक ये गर्दिशी कर्जों का सिलसिला शुरू किया है गैस पर और बिजली पर, शुरू नहीं किया 51 अरब, तो आप क्या समझते हैं ये कितना इफेक्टिव है आवाम के लिए? देखिए, जो गर्दिशी कर्जे हैं, हमारा मुल्क जो है वो इस वक्त कर्जों की बोझ तले आके दबता जा रहा है। जैसा कि आपके इल्म में है कि जो लास्ट ईयर हमारा क्लोज हुआ है, तो अब मुझे ये लगता है कि तकरीबन 8,000 अरब हमने सूद की मद पे किया है। ठीक हो गया। और पूरी कौम को हमने सूदी बना दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने IMF के छुटकारे से बाहर आना है तो हमें अपनी आमदन को बढ़ाना पड़ेगा और अपने एक्सपेंसेस को कम करना पड़ेगा, तब जाकर हम अपने इस कर्जों से निजात हासिल कर सकते हैं। जो कि मुझे अभी जो अपकमिंग हमारा जो बजट आया है 2026 और 27, उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। अभी भी फेडरल गवर्नमेंट ने सुबह से मदद लेकर जो है अपना जो ईयर क्लोज किया है, तकरीबन 1,000 अरब से ज़्यादा उनका डेफिसिट था, और उन्होंने सुबह से उनके जो फंड्स हैं उनमें से जिसमें से पंजाब ने मेन कंट्रीब्यूशन किया है, सिंध ने और KP ने किया है, और बलोचिस्तान ने बिल्कुल भी नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि हमें आमदन के ज़राए बढ़ाने हैं, अपने एक्सपेंस कम करने हैं और कर्जों से हमें निकलना पड़ेगा। और इस वक्त सबसे बड़ा जो बोरोर है, जो इस वक्त जो कमर्शियल बैंक का है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। अगर गवर्नमेंट 1% इंटरेस्ट बढ़ाती है तो उसका 600 अरब की लायबिलिटी बन जाती है। तो हमारी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब से, गवर्नर, स्टेट बैंक गवर्नर से, कि इसको फौरी तौर पर सिंगल डिजिट किया जाए, ताकि ये जो 50% हमारा रेवेन्यू का जो एक्सपेंस है वो हमारे कर्जे हैं, तो उसको कम करें। अगर 1% कम होगा 600 अरब कम होगा, 2% कम होगा तो 1,200 अरब 12,000 अरब कम होगा। तो इसको हमें कम करना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है इस वक्त। तो डू यू थिंक कि जो अभी हमारा रिसेंटली बजट आया है उससे हमारी बिजनेस कम्युनिटी सेटिस्फाइड है, नहीं सेटिस्फाइड, क्या वजूहात है? देखिए, हमारा जो बजट आया है, मैं समझता हूँ कि एक मुतवाज़न बजट है, लेकिन इसके अंदर जो हमें एज ए फेडरेशन, एज ए बिजनेस कमेटी जो चीज़ नज़र आ रही है कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के हवाले से इसमें कोई बात नहीं की गई। और जो गवर्नमेंट ने बजट बनाया है एक्सपोर्ट का, वो $32 बिलियन का बनाया है। हमारे यहाँ इसके ऊपर बहुत सख्त रिजर्वेशन है कि बहुत अरसे से 4-5 साल हो गए हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो जू की तू है। तो हमें जब तक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और उसकी जो बुनियादी वजह है एक्सपोर्ट ना बढ़ने की, वो 4 या 5 है। नंबर 1, एनर्जी की प्राइसेस, जिसमें फेडरेशन मुस्तकिल ये बात कर रहा है कि एनर्जी की प्राइसेस को कम किया जाए। इस वक्त रीजन में जो बिजली की प्राइस है वो 7 या 8 सेंट है। हम इवन इस वक्त हम 12.5% पे 12.5 सेंट पे खड़े हैं।
और हम ये कह रहे हैं कि 9 सेंट भी कर दी जाए तो मैं समझता हूँ कि फिर भी हमारी जो सर्वाइवल हो जाएगी। और इसी तरह जो गैस की प्राइसेस है इसको 14 सेंट है और रीजन में 9 सेंट है। और साथ साथ इंटरेस्ट रेट जो इस वक्त हमारे यहाँ 11.5% है, रीजन में 5.5% से ज्यादा नहीं है। इवन दुनिया में भी जंग लगी लेकिन किसी भी मुल्क ने अपना इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया, क्योंकि जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो आप खुद ही इन्फ्लेशन आप इंक्रीज कर देते हैं बैठे बैठाए। तो क्या उससे आपकी महंगाई कम होगी इंटरेस्ट रेट ज्यादा करने से? और तीसरा है टैक्सेशन। इस वक्त हमारे मुल्क में 65% जो है वो कॉर्पोरेट टैक्सेस है। तो हालिया बजट के अंदर सिर्फ जो गवर्नमेंट ने काम किया सुपर टैक्स खत्म किया है 50 करोड़ के अंदर अंदर, और वो भी कुछ सेक्टर के ऊपर अभी भी लगा हुआ है, आज मैंने अखबार में पढ़ा है। और 50 करोड़ से ऊपर जो है वो 2% कम किया है। तो इस सिनेरियो के अंदर जहां आपकी एनर्जी कॉस्ट ज्यादा है, आपकी इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, आपकी टैक्सेशन ज्यादा है, तो हम पूरे रीजन में इस वक्त 35% हमारी कॉस्ट ज्यादा है। तो जब तक हम इसको कम नहीं करेंगे हमारी एक्सपोर्ट इंक्रीज नहीं होगी। और इसके साथ साथ एक जो अहम बात है कि हमारे इस वक्त जो एक्सपोर्ट के सेक्टर है वो 5 या 6 है मेनली। 65% हम टेक्सटाइल पे बेस करते हैं, उसके बाद आईटी है, कुछ राइस है, इस तरह करके कुछ 4, 5, 6 सेक्टर है जिसके ऊपर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बेस कर रही है। तो हमें अब ऐसे सेक्टर्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा जो कि ट्रेडिशनल सेक्टर ना हो, जिसमें आपकी हैंडीक्राफ्ट है, जिसके अंदर आपका फर्नीचर है, इस तरह की और डिफरेंट हमें प्रोडक्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा। इसके लिए फेडरेशन मुस्तकिल ये बात कर रही है कि हमें डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, सेक्टोरियल इकोनॉमी को बेहतर करना पड़ेगा, उन पे फोकस करना पड़ेगा। और एनर्जी को अगर हमने कम करना है, एक तो है कि गवर्नमेंट कब करे, किसी तरीके से IPP से छुटकारा हासिल करे। दूसरा हम ये रिकमेंड कर रहे हैं कि एनर्जी जो अल्टरनेट एनर्जी है जिसमें सोलर है, सोलर के साथ एनर्जी बैंक है, एनर्जी बैंक के ऊपर और सोलर के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग प्रोवाइड करे 3% लॉन्ग टर्म लोन के ऊपर, तो तब जाकर हम शायद कंपेटिटिव हो जाएं और एक्सपोर्ट करने के काबिल हो सकें। ज़की साहब एक क्वेश्चन फजाइल साहब आपकी इजाज़त से कर लूँ। ज़की साहब ये बताइएगा जो 5000 अरब से ज़ायद के गर्दिशी कर्जे हैं जिसमें 3400 अरब गैस सेक्टर के हैं और 1700 अरब के करीब पावर सेक्टर के हैं, और बताया जाता है कि इसमें ख़ास तौर पे पावर सेक्टर के जो हैं वो कैपेसिटी चार्जेस जो गवर्नमेंट को अदा करने पड़ रहे हैं, ना आपने बिजली इस्तेमाल की ना हमने की, और ये 50 सेठों की जेबों में कुछ जा रहा है ये पैसा, और मजीद ये IPPs के साथ एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। तो हम कैसे अपनी बिजली के रेट को कम कर पाएंगे? आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? देखिए आपकी बात में आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए आज तक 48,000 मेगावाट IPPs लग चुकी हुई है और उसमें से कुछ बंद होकर कुछ 42,000 के करीब 40 से 42,000 स्टैंड कर रहे हैं आज भी, और हमारी इतला के मुताबिक 20,000 मेगावाट पाइपलाइन में मजीद है। तो अगर मैं बात करूं तो 62,000 मेगावाट हमारे पास IPPs की सूरत में हमारे पास बिजली अवेलेबल होगी। अब मेरा सवाल यहाँ पर है कि हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो मैक्सिमम 24,000 मेगावाट की है, और हमारी जो सर्दियों में जो लोड होता है वो 8,000 मेगावाट है और गर्मियों में मैक्सिमम 19,000 होता है। तो हमारी एवरेज जो आज कंजम्पशन है वो 14-15 हज़ार पे हम खड़े हुए हैं इस वक्त पूरे साल की एवरेज के ऊपर। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हमने अपने मुल्क को बचाना है या ये जो IPPs से वाबस्ता लोगों को भी प्रोटेक्शन करनी है। हमारे एक मुताद अंदाजे के मुताबिक 1.1 ट्रिलियन के करीब ऐसी अमाउंट है जिसके जो किसी ने आज तक 1 यूनिट भी प्रोड्यूस नहीं किया, और मैं और आप 25 करोड़ 70 लाख अवाम जो है वो 17 रुपए आज की तारीख में कैपेसिटी चार्जेस पे कर रही है। और अगर ये 20,000 मेगावाट और आ गया तो इसमें कुछ और ऐड हो जाएगा, कुछ खत्म हो जाएंगे मजीद और फिर कुछ ऐड हो जाएगा। तो ये हमें खतरा है कि 20 से 22 रुपए पे ये कॉस्ट चली जाएगी। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जिसका मेरा और आपसे लेना देना नहीं है वो हमें क्यों हमारे पे बोझ डाला गया है? तो ये तो गवर्नमेंट का काम है कि उसको कैसे मैनेज करना है, वो अपने तौर पे मैनेज करे इसको। सर ये एक दूसरी चीज़ है कि जो 5,000 अरब से ज़ायद की जो गर्दिशी कर्जे हैं हुकूमत ने ये आम आवाम की जेब से निकालने का फैसला किया है, और खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो कि अब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है, बिजली की कीमतों में और गैस की कीमतों में मैं समझता हूँ इसमें इजाफा होने के खदशात मौजूद हैं।
जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि अगर आप फेडरल बजट देखें तो उसके अंदर लेवी का जो पोर्शन है उन्होंने बढ़ा दिया है। पहले तकरीबन कोई 3,400 अरब था, अब उसको बढ़ाकर उन्होंने 34 अरब से उठाकर उन्होंने कोई 47 अरब कर दी है। तो वो अब लेवी की सूरत में गवर्नमेंट ने रिकवर करना है या टैक्सेस बढ़ा के करना है, ये मेरे और आपसे करना है। तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर हमने अपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, अपनी एक्सपोर्ट इन्हांस करनी है, तो हमें इन ये जो हमारे पे लायबिलिटीज हैं जो कि मेरी और आपकी वजह से नहीं है, अगर हमें इससे क्लियर ना किया गया तो मैं आपको बताऊं कि अनएम्प्लॉयमेंट मजीद हो रही है। अदाद शुमार के मुताबिक 30% पे गवर्नमेंट के मुताबिक है, लेकिन इंडिपेंडेंट जो सर्वे है वो 40% के ऊपर इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। तो हमें इसके ऊपर गवर्नमेंट को फौरी तौर के ऊपर स्टेक होल्डर को साथ बैठाना चाहिए है और ग्रोथ के ऊपर बात करनी चाहिए है। इस साल भी 4% जीडीपी पे बात की जा रही है, जबकि 2.7% तो आपकी पॉपुलेशन की ग्रोथ है हर साल। आप हर साल 70 लाख बच्चा पैदा कर रहे हैं, तकरीबन हर साल एक यूरोप के इक्वल एक कंट्री मुल्क पैदा कर रहे हैं। तो आप जी, तो हमें कम से कम 7.5-8% जीडीपी पे ग्रोथ करेंगे तो हम कहीं बैलेंस हो सकेंगे। तो ज़की साहब, हुकूमत ऐसे केस में क्या करिए कि जब हमारी कितनी इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो इस मुल्क से अपनी इंडस्ट्रीज को बंद करके चले गए हैं, बाहर ले गए इंडस्ट्री, तो इन लोगों के लिए कोई नई इस्लाहात या कोई इस तरह का सिस्टम हुकूमत ला रही है कि हम उनको वापस ला सके? क्योंकि अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग करने के लिए तो हमें अपने इंडस्ट्रियलिस्ट चाहिए। देखिए, इसमें आपने बड़ी अहम बात की है कि हम कह रहे हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में आए। देखिए, हमारे मुल्क का जो लोकल इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस नहीं है हमारी पॉलिसीज के ऊपर। हमें लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट पॉलिसीज चाहिए है, हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जरूरत है, हमें मार्के मईशत मार्के हक हमने जीत लिया है, हमें मार्के मईशत की तरफ फोकस करना पड़ेगा, हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे काम करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए होंगी। अगर कंसिस्टेंट पॉलिसीज नहीं होंगी तो हम तरक्की नहीं कर सकते। और आप ये देखें कि 4-5 सालों से कोई एफडीआई भी नहीं आई हमारे मुल्क में। मैं कल ही अदाद शुमार देख रहा था कि मुश्किल से लास्ट ईयर 1 बिलियन समथिंग अमाउंट जो है एफडीआई आई है हमारे मुल्क में, जबकि हमारे जो रीजन के मुल्क है उनमें इससे कई गुना ज्यादा एफडीआई आई है। तो हमें गवर्नमेंट को आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना चाहिए है कि हमें जो पॉलिसीज हैं वैसी बनानी चाहिए है जिसमें हमारा जो लोकल इन्वेस्टर का पहले कॉन्फिडेंस डेवलप हो और फिर हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए। एक क्वेश्चन फैसल साहब आपकी इजाजत से अगर मैं करूं, ज़की साहब, ये क्वेश्चन ये है कि फिलहाल स्टेक होल्डर तो मुझे आईएमएफ लगता है जिससे हुकूमत ने मुशावरत हर बजट की तजावीज़ में मुशावरत की है। तो क्या ये स्टेक होल्डर जो आईएमएफ इस टाइम मौजूद है 2027 सितंबर में चला जाएगा या नया प्रोग्राम में पाकिस्तान को खुदा न खास्ता जाना पड़ जाएगा? देखिए, मैं समझता हूं कि आईएमएफ स्टेक होल्डर नहीं है। आईएमएफ ने आपको एक पैसा दिया हुआ है और वो चाहता है कि वो मुझे वापस मिल जाए, ठीक है, उसको इससे ज्यादा कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन जब हम अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाते तो तब उसका कंसर्न आता है कि अब आप फिर ये टैक्स लगाएं, आप अपनी इस तरह से करें, क्योंकि हम आमदन बढ़ा नहीं पा रहे हम, तो हमें आमदन बढ़ानी पड़ेगी। तो आईएमएफ तो देखिए एक बैंक है, आपने किसी से पैसे लिए, आपने टाइमली उसको वापस करने हैं। तो अगर आपके पास के अरेंजमेंट नहीं है तो फिर वो इन्वॉल्व होता है। तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त जो हमारी सूरत हाल जा रही है कि हम 2027 में आईएमएफ से जान छुड़ा सकें। तो हुकूमत आप लोगों को साथ बिठा के कोई तजवीज़ क्यों नहीं ऐसी जनरेट करती, कोई आप लोगों की मशावरत क्यों नहीं लेती? क्योंकि आप लोगों का तो इस मुल्क में बहुत बड़ा अहम किरदार है। देखिए जी, हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, हर फोरम पे बात कर रहे हैं कि स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लिया जाए और अंडरस्टैंडिंग की जाए और 360 डिग्री के ऊपर हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा हमें, क्योंकि हर बंदा अपने फील्ड में बेस्ट होता है। तो इस हवाले से अगर जो आप लोग एडवाइसेस करेंगे वो दी बेस्ट होंगी। जी सॉरी, आवाज कट गई थी आपकी। मैंने कहा क्योंकि हर बंदा अपनी फील्ड का बेस्ट होता है ना, सिंस बिजनेस कम्युनिटी अपने हवाले से बेहतरीन एडवाइसेस इनको दे सकती है। देखिए, हमें गवर्नमेंट से जो चाहिए है वो सपोर्ट चाहिए, हमें पॉलिसी की डेवलपमेंट, उसकी इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे कि वो बिजनेसेस करे तो बिजनेसेस करना गवर्नमेंट का काम नहीं है। उसका काम है हमें सपोर्ट करना बिजनेस कम्युनिटी को कि ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं,
फ्रेंडली पॉलिसीज बनाई जाए जिससे एक इन्वेस्टर और एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो कंफर्ट फील करे और इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करे। हाँ। तो असल में हमें गवर्नमेंट से सिर्फ इतना चाहिए हमें। ज़की इजाज़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू अली जी। फारूक, आप मुझे बताएं इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पहले तो आप मुझे सबसे पहले ये बात बताएं, आवाम के लिए ये गर्दिशी कर्जे हैं क्या? जी, मैं आपको बिल्कुल ये बता देता हूँ फजाइल साहब, गर्दिशी कर्जे बिजली और गैस की मद में हैं। मसलन बिजली का मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, बिजली के वो गर्दिशी कर्जे हैं, मिसाल के तौर पे लाइन लॉसेस और बिजली चोरी जो हो रही है, हाँ। वो किसी एक लेस्को कर रही है, पेप्को में जो गैपको में जो लाइन लॉसेस हैं वो कोई 8% है, कोई 9% है, वो सारे के सारे गर्दिशी कर्जों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक हो गया। मतलब ये, और आप अगर बिलों की मद में रिकवरी नहीं कर पा रहे, बिलों की मद में जो आपने रिकवरी अरबों रुपए की करनी है वो भी गर्दिशी कर्जों की मद में आती है। तीसरी इसमें चीज़ ये है कैपेसिटी चार्जेस, जैसा कि ज़की इजाज़ साहब ने भी बताया और आपने भी जिक्र किया इस चीज़ का कि कैपेसिटी चार्जेस वो चीज़ है कि बिजली जो IPPs के साथ जो पाकिस्तान की हुकूमतों के दौर में मायदात हुए हैं मुख्तलिफ उस IPPs के साथ, उसमें मायदे की एक शिक ऐसी भी है कि कुछ आपने बिजली इस्तेमाल नहीं की लेकिन आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं भी कर रहे तो उसके बावजूद यू हैव टू पे द प्राइस। वो तकरीबन इस फाइनेंशियल ईयर में जो लास्ट गुजरा है तकरीबन 1900 से 2000 अरब तो वो अदा कर दिए। ये वो भी गर्दिशी कर्जे की ही मद में ये आ गए पैसे, यानी कि उसकी अल्टीमेटली अवाम को ही आगे से वो पे करना है। अब IMF ने फार्मूला दिया कि जी गर्दिशी जो कर्जे हैं, सर्कल डेप्ट जिसको कहा जाता है, वो आपने अब अवाम से ही वसूल करने किसी तरीके से, जिस तरह आपने कहा जाके सब कुछ अवाम ने देना है और टैक्सेस मुख्तलिफ लगेंगे बिलों के ऊपर या लेवी के ऊपर ये लगा के, पेट्रोलियम लेवी है या उसमें गैस पे लेवी टैक्स लगा के वसूल करेंगे। गैस के भी इसमें गर्दिशी कर्जे 3400 अरब के करीब पहुंचे हुए हैं। इसमें गर्दिशी कर्जे वो हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने मुख्तलिफ अदवार में किसने 5 या 10 सालों के दौरान अगर बिजली महंगी ली, गैस महंगी ली है, परचेज की है, तो वो अपने सारिफ को अगर 10 रुपए की गैस अगर दी है तो अपने सारिफ को, जो आम सार्फिन जो घरेलू सार्फिन, उनको हुकूमत ने कंपनीज को सुई नॉर्दर्न सुई सदर्न कंपनियों को कहा है कि जी आप ये 5 रुपए में दें, 5 रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे करेगी। हाँ। और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पे नहीं किए वो 5 रुपए, वो गर्दिशी कर्जों में बढ़ते गए 3400 अरब अवाम ही देगी, 3400 अरब तक पहुंच गई है। तो उसको बढ़ाने की जरूरत क्यों महसूस हुई है? बढ़ाने की जरूरत नहीं, सब बढ़ते गए हैं। अब आप तो इसके अलार्मिंग पोजीशन ये है 5000 से जायद हो चुके हैं। अब तो मुझे खदशा ये है कि अब अगर अब भी इसके ऊपर भी कोई रिफॉर्म्स ना की गई तो ये 5 से 6000 पे चले जाएंगे। तो आइंदा माली सालों में भी फिर आप यही तवक्को रखें कि मजीद महंगाई तवक्को रख रहे हैं, लेकिन ये जो फाइनेंशियल ईयर जो आया है 26-27 ये अब शुरू हो चुका है 1 जुलाई से। हाँ। तो इसमें तो उन्होंने जो फैसला जो किया, जो IMF ने भी इनको कहा जी इनको जो गर्दिशी कर्जों को कम किया जाए, ख़त्म किया जाए, तो वो अल्टीमेटली ये अवाम पर ही टैक्स का बोझ मजीद पड़ेगा और अवाम के ही जेबों से ये गर्दिशी कर्जों की मद में भी ये जो पैसे निकलवाए जाएंगे, उससे इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी और बिजली की कीमतें और गैस की कीमतों में इजाफा होगा। तो यहाँ फजाइल साहब इंडस्ट्री किसने लगानी है? कान राइट से पकड़ लें या लेफ्ट से पकड़ लें, बात एक ही है, या टैक्स की मद है या गर्दिशी कर्जों की मद है, देना अवाम नहीं है। और आपने ये इस चीज़ में जो ज़की इजाज़ साहब ने एंड में जो बताई कि उन्होंने वो एक वन लाइनर उनका फिक्रा था कि मुझे उनको नहीं लगता कि सितंबर 2027 में पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम से निकल पाएगा। पाकिस्तान वो रिफॉर्म्स और वो टारगेट्स अचीव नहीं कर सका जो कि IMF के प्रोग्राम में मौजूद हैं। तो खुदा न खास्ता ये कोई मेरेकल होगा, कोई पाकिस्तान को कोई अरबों डॉलर की कोई ख़जाना मिल जाए जिसकी वजह से हम IMF को अल्लाह हाफिज़ कह दें, उसको अदा करके कर्जा जात। तो उन्होंने तो कह दिया कि सितंबर 2027 में खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान निकलता नज़र नहीं आ रहा। और जो इंडस्ट्री की, जिससे आपने कहा जी पाकिस्तान से इंडस्ट्रीज दूसरे मुल्क में जा रहा है, वो इसलिए जा रहे हैं जब पाकिस्तान में अनसर्टन पोजीशन बनी हुई है, हुकूमत की लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पर कोई तवज्जो नहीं है, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज है, बल्कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज भी जो आती हैं उसमें भी वो तरमीम कर देती है। जैसे सोलर सार्फिन के साथ ये किया है, ये मैं समझता हूँ एक लिखा हुआ एग्रीमेंट 7 साल का, वो काम कम करके 2 साल उसको कम कर दिया और 5 साल कर दिया और नए नेट मीटरिंग के लिए उन्होंने पाबंदी लगा दी। ये किस किस्म का मुल्क है? तो अगर ये कर्जा मजीद बढ़ता चला गया तो फिर इस तरीके से तो हमारी इकोनॉमी और बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। जी जी बिल्कुल होगी। और वो अलार्मिंग चीज़ उन्होंने ये बता दी है कि खुदा न खास्ता ये 20,000 मेगावाट बिजली मजीद IPP से कुछ लेने के लिए आगे फ्यूचर में जा रहे हैं। अच्छा। तो पाकिस्तान किस तरह चल पाएगा? ये
तो लोग सोलर की तरफ जा रहे हैं, तो बिजली आप किसको फरोख्त करेंगे? तो सोलर की प्राइम भी तो मिनिस्टर साहब साथ से इतनी मेरा सारी question है। डिफरेंट किस्म की शक्लें आपके सामने आ गई, किस तरह लोगों पे सोलर का भी बम फोड़ दिया, आपको ग्रीन मीटर्स के हवाले से भी कितने मसाइल लोगों के लिए पैदा कर दिए। तो इन सब चीज़ों से हमने किस तरीके से निकलना है? देखिए जी, मैं तो समझता था कि जी शहबाज शरीफ साहब के दौर में पोजीशन कुछ बेहतर हो जाएगी, वो क्योंकि उनका वो तो ताल्लुक खुद बिजनेस कम्युनिटी से है। बिल्कुल उनका ताल्लुक खुद बिजनेस कम्युनिटी से। अगर शहबाज शरीफ साहब के दौर में अगर ये इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पा रही और ये टैक्सेस की शरह कम नहीं हो पा रही, और ये हम तो समझ रहे थे कि ताजर कम्युनिटी भी आगे आएगी, टैक्सेस का रेशियो बढ़ेगा, और इधर इन्होंने क्या किया है, बिजनेसेस वापस आएंगे बाहर से। बिल्कुल इन्होंने फजाइल सभा हॉरिजेंटल करने की बजाय ना, टैक्स जो बॉर्डन है यानी टैक्स का नेटवर्क चौड़ा करने की बजाय उन्होंने वर्टिकल कर दिया है। जो पहले से टैक्स नेटवर्क में मौजूद है उन्हीं पे मजीद बोझ डाला जा रहा है। ये इस तरह मुल्क नहीं चल सकेगा। और हमें 75 साल हो चुके हैं, 80 साल हो चुके हैं पाकिस्तान बने, कौन कौन से तजर्बे करने हैं पाकिस्तान की मईशत पर। पाकिस्तान आज खित्ते में सबसे ज्यादा महंगा तरीन मुल्क है, ख्वाह वो बांग्लादेश उसकी मिसाल ले लें, ख्वाह वो इंडिया की ले लें। इंडिया के साथ हमने आज़ादी हासिल की थी और रेशियो तो बहुत तरक्की कर गया, बहुत तरक्की कर चुका है, फाइनेंशियली तौर पे बहुत स्ट्रांग है। और पाकिस्तान अगर दफा के लिहाज से स्ट्रांग है तो भाई आपको फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रांग करना होगा। ये आपकी गुर्बत की शरह बढ़ चुकी है, बेरोजगारी की शरह बढ़ चुकी तो है। आप नहीं समझते कि हुकूमत ये अवाम पे बोझ डाले बगैर इस मसले का कोई हल निकाल सकती है? नहीं जी, अवाम पर बोझ डाले बगैर किस तरह वो, मैं नहीं समझता कोई हल निकलता नजर आ रहा है। हुकूमत ने, पंजाब की हुकूमत हो या ये फेडरल हुकूमत हो, दोनों की हुकूमतों के बजट में उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया कि हमने अपने एक्सपेंडिचर्स को जो करने, रियासती मशीनरी ने अपने अखराजात कम करने हैं, हम उसमें ये बचत करेंगे। वो खामोश हैं बिल्कुल। और मरियम औरंगजेब साहबा ने बताया कि जी, किसी ने क्वेश्चन किया असेंबली में तो जहाज़ के हवाले से, तो उन्होंने कहा जी हाँ हमने खरीदा है जहाज़, 11 अरब रुपए का जहाज खरीदा है। भाई आपने अपनी जेब से नहीं खरीदा, आपने सरकारी खजाने से खरीदा। आपसे सवाल होंगे, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा है ना अवाम की खिदमत के लिए उस पे जाना होता देखिए है। अवाम की खिदमत के, अवाम तो अवाम के लिए काम करें। देखिए अवाम के लिए काम कर रही। मैं आपको बताऊं, सफाई सुथराई ही सिर्फ पंजाब की शक्ल नहीं दिखाएगी, खुशहाली पंजाब की शक्ल दिखाएगी। गरीब के घर का जब चूल्हा जलेगा वो असल खुशहाली उस टाइम आएगी। बेरोजगारी की शरह भी पंजाब में बढ़ी है, बाकी सूबों की तरह, सिर्फ पंजाब में नहीं। गुर्बत की शरह में इजाफा हुआ है बहुत ज़्यादा, और उसको एक्नॉलेज किया है पंजाब की हुकूमत ने भी कि जी हाँ जी, गुर्बत की शरह में पंजाब में इजाफा हुआ। ये अलार्मिंग चीज़ें हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पंजाब में और लाहौर में कुछ ऐसे हलके भी मौजूद हैं जहां पर नून लीग के अगर उम्मीदवार नहीं जीत पाए तो वहां तरक्याती काम नहीं हो रहे, जिसमें एक समनाबाद भी शामिल है। समनाबाद में तरक्याती काम नहीं किए जा रहे। मेरा क्वेश्चन है क्यों नहीं किए जा रहे? वो भी लाहौर का हिस्सा है, पंजाब का हिस्सा है, वहां आप तरक्याती काम करें। टूट फूट का शिकार सड़कें हैं, और मुझे ऑफ द रिकॉर्ड लोगों ने से खुला हुआ है काम, वो भी तो कंप्लीट नहीं हुआ। नहीं फजाइल साहब, नहीं हुआ कंप्लीट। और दूसरा टूट फूट का शिकार है, नशइयों की भरमार है। इस हवाले से अलारा हम प्रोग्राम करेंगे, मैं पूरी तस्वीर दिखाऊंगा समनाबाद में जो हालात बने हैं। और फारूक, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया। प्रोग्राम में मुलाकात होगी न्यू टॉपिक्स के साथ। अब तक अपनी मेज़बान फज़ाइल आसिम को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।